सोचिए किसी पर हत्या जैसे संगीन जुर्म का आरोप हो और केस का जो सबसे बड़ा सबूत है वो है उसका अपना बयान जिसमें वो कह रहा है हाँ मैंने ही ये किया है। क्या ये केस बंद करने के लिए काफी है? क्या किसी के अपने शब्द उसे सलाखों के पीछे भेजने के लिए अंतिम सच मान लिए जाने चाहिए? ये सवाल जितना सीधा लगता है, हमारा कानून इसे उतनी सीधी नजर से नहीं देखता। और यही हमारे न्याय सिस्टम की खूबसूरती है। बिल्कुल। एक इकबालिया बयान, जिसे हम कन्फेशन कहते हैं, वो सबूतों का पहाड़ में एक चमकता हुआ पत्थर हो सकता है। लेकिन अदालत का काम है ये परखना कि वो पत्थर हीरा है या सिर्फ कांच का टुकड़ा। एकदम सही। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला है जो इस पूरी पहेली पर रोशनी डालता है। जी, ये केस है बर्नार्ड लिंगदोह फावा बनाम मेघालय राज्य का। बिल्कुल। हम इस केस की कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि एक कन्फेशन को कानूनी कसौटी पर कैसे कसा जाता है। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इस केस को समझना नहीं है, बल्कि उन कानूनी सिद्धांतों को भी समझना है जो एक अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करते हैं। हम बात करेंगे कोलैबोरेशन यानी पुष्टि की जरूरत पर, और देखेंगे कि अदालतें कैसे ये संतुलन बनाती हैं। ये सब कुछ उस एक सुनहरे नियम के इर्द गिर्द घूमता है कि अपराध को संदेह से परे यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना ही होगा। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये मामला था क्या? कहानी शुरू होती है एक दोस्ती और फिर एक हत्या के आरोप से। जी, बर्नार्ड लिंगडो फावा पर अपने ही दोस्त की हत्या का आरोप था। प्रोसिक्यूशन की कहानी के मुताबिक दोनों को वो आखिरी बार साथ देखा गया था और उसके बाद दोस्त की लाश मिली। तो मतलब कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, किसी ने हत्या होते हुए नहीं देखी? नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था। तो फिर पूरा केस किस चीज पर टिका था? पूरा केस दो चीजों पर टिका था। एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। और दूसरा और सबसे अहम, बर्नार्ड का वो इकबालिया बयान जो उसने दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया था। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है ना, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो बर्नार्ड को बरी कर दिया। हाँ, लेकिन फिर मेघालय हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और उसे दोषी ठहरा दिया। एक ही केस, वही सबूत, पर दो अदालतों के इतने अलग अलग फैसले क्यों? यहीं पर सबूतों को तौलने का फर्क सामने आता है। ट्रायल कोर्ट को लगा कि प्रोसिक्यूशन की कहानी में बहुत झोल है। वो जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां थीं, वो आपस में जुड़ नहीं रही थीं। उन्हें लगा कि सिर्फ एक कन्फेशन के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने अलग सोचा। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने उस इकबालिया बयान को बहुत ज्यादा वजन दिया। उन्हें लगा कि जब अभियुक्त ने खुद ही जुर्म कबूल कर लिया है तो बाकी सबूतों की कमजोरी उतनी मायने नहीं रखती। और इसी विरोधाभास ने सुप्रीम कोर्ट के लिए दरवाजा खोला। तो हाई कोर्ट ने इस इकबालिया बयान को इतना वजन दे दिया कि बरी करने का फैसला ही पलट दिया। ये हमें इस चर्चा के सबसे बुनियादी सवाल पर लाता है कि एक कानून की नजर में एक कन्फेशन की असली हैसियत है क्या? ये इस मामले का केंद्रीय कानूनी सवाल है, और इसका जवाब हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धाराओं में मिलता है, धारा 24 से 30 तक। अच्छा। धारा 24 साफ कहती है कि अगर कोई कन्फेशन किसी धमकी, वादे या दबाव में दिया गया है तो वो कानून की नजर में इररेलेवेंट है, अप्रासंगिक है। मतलब सबसे पहली शर्त यह है कि बयान अपनी मर्जी से दिया गया हो, वॉलंटरली। बिल्कुल, और इसी सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में और पुख्ता किया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मनोहरन बनाम राज्य के एक ऐतिहासिक मामले का हवाला देते हुए एक दो स्तरीय परीक्षण की बात दोहराई। दो स्तरीय परीक्षण, 2-pronged टेस्ट। चलिए इसे समझते हैं। इसकी पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि बयान स्वैच्छिक और सच्चा, वॉलंटरी एंड ट्रूथफुल। अदालत का पहला काम यह देखना है कि बयान अपनी मर्जी से दिया गया है या नहीं। क्या पुलिस ने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की, कोई लालच तो नहीं दिया? और ये सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 164 में कई सुरक्षा उपाय दिए गए हैं। जैसे कि क्या है ये सुरक्षा उपाय? जैसे धारा 164(2) कहती है कि मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करने से पहले अभियुक्त को यह समझाना होगा कि वो बयान देने के लिए मजबूर नहीं है। उसे ये भी चेतावनी देनी होगी कि अगर वो बयान देता है तो उसे उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, तो ये सब औपचारिकताएं नहीं है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करना होगा कि बयान स्वेच्छा से दिया जा रहा है। एक मिनट, तो अगर अदालत को पूरा यकीन है कि बयान अपनी मर्जी से दिया गया है और वो सच भी लग रहा है, तब भी वो काफी नहीं है? ये तो बड़ा अजीब लगता है। फिर और क्या चाहिए? आपका सवाल बिल्कुल जायज है,
और यहीं इस परीक्षण की दूसरी और सबसे अहम शर्त सामने आती है, स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्टि। कोरॉबोरेशन। जी, कोरॉबोरेशन। यही इस पूरे मामले का सार है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विवेक का नियम और रूल ऑफ प्रूडेंस ये मांग करता है कि अगर अदालत ये मान भी ले कि बयान स्वैच्छिक और सच्चा है, तब भी सिर्फ उसी के आधार पर सजा सुनाना सुरक्षित नहीं है। मतलब अदालत सिर्फ ये नहीं देखती कि हाँ इसने जुर्म कबूल कर लिया, बल्कि ये भी पूछती है कि किन हालात में कबूल किया और क्या इस कहानी को सच मानने की कोई और वजह है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक सेफ्टी वॉल्व है। अदालत उस कन्फेशन की पुष्टि के लिए दूसरे स्वतंत्र सबूतों की तलाश करती है। ये सबूत ऐसे होने चाहिए जो कन्फेशन में कही गई बातों को मजबूत करें और अभियुक्त को सीधे सीधे अपराध से जोड़ें। और इस मामले में क्या ऐसा कुछ था? नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने धारा 164 की प्रक्रिया का ठीक से पालन ही नहीं किया था, जिससे बयान की स्वैच्छिकता पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। अच्छा, तो पहली सीढ़ी ही कमजोर निकली। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि बयान पूरी तरह से सही प्रक्रिया से लिया गया होता, तब भी कोरैबोरेशन की जरूरत पड़ती। हाँ, तब भी पड़ती। मान लीजिए अभियुक्त ने कन्फेशन में कहा कि उसने हत्या एक खास चाकू से की और उसे तालाब में फेंक दिया। अगर पुलिस को वो चाकू उसी तालाब से मिलता है तो ये एक मजबूत कोरैबोरेशन है। लेकिन बर्नार्ड के मामले में प्रोसिक्यूशन ऐसी कोई भी पुष्टि करने वाली कड़ी पेश नहीं कर पाया। कन्फेशन एक अकेली कहानी की तरह हवा में लटका हुआ था, जिसे किसी और सबूत का सहारा नहीं था। समझ गई। अब आते हैं उस दूसरी चीज पर जिस पर केस टिका था, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। हाईकोर्ट ने इसका भी जिक्र किया था। ये एक तरह से डॉट्स को जोड़ने जैसा है ना? मैं दुश्मनी थी। ये पहला डॉट है। ठीक। बी की हत्या से ठीक पहले ए को उसके घर के पास देखा गया था। ये दूसरा डॉट है। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार ए के घर से मिला। ये तीसरा डॉट है। जब इन सभी डॉट्स को जोड़ा जाता है तो एक तस्वीर बनती है जो ए के अपराध की ओर इशारा करती है। सुनने में तो ये बहुत तार्किक लगता है, लेकिन इसके लिए कानून का एक बहुत सख्त सिद्धांत है जिसे पंचशील सिद्धांत भी कहते हैं। सार ये है कि इस श्रृंखला की हर कड़ी को मजबूती से और संदेह से परे साबित करना होगा। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी श्रृंखला जुड़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करनी चाहिए कि अपराध अभियुक्त ने ही किया है। इसमें किसी और की तरफ इशारा करने वाली या अभियुक्त के निर्दोष होने की कोई भी दूसरी संभावना की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बर्नार्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्या मिला? क्या ये श्रृंखला मजबूत थी? कहा कि अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार साथ देखा गया था, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाए कि उनके बीच कोई झगड़ा या दुश्मनी थी। तो मोटिव साबित नहीं हुआ। मोटिव साबित नहीं हुआ। हत्या में इस्तेमाल हथियार कभी बरामद नहीं हुआ। ये वो टूटी हुई कड़ियां थी। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में शक की सुई एक ही दिशा में घूमनी चाहिए। अगर वो 2 या 3 लोगों की तरफ इशारा कर रही है तो केस वहीं कमजोर पड़ जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यही पाया। उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियां सामने रखी गई वो सिर्फ शक पैदा करती थीं, लेकिन शक सबूत की जगह नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना हो। अभियोजन पक्ष इस बहुत ऊंचे म्यार को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहा। तो अब सब कुछ साफ होने लगा है। इकबालिया बयान प्रक्रियात्मक रूप से संदिग्ध था और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला टूटी हुई थी। तो फिर सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को क्यों रद्द कर दिया, जबकि हाईकोर्ट ने भी तो उन्हीं सबूतों को देखा था। ये न्यायिक प्रक्रिया के एक बहुत ही अहम सिद्धांत से जुड़ा सवाल उठाता है। एक अपीलीय अदालत जैसे कि हाईकोर्ट की शक्ति और उसकी सीमाएं क्या हैं, खासकर जब वो निचली अदालत के बरी करने के फैसले यानी ऑर्डर ऑफ एक्विटल की समीक्षा कर रही हो। लेकिन क्या इससे गलतियां होने का खतरा नहीं बढ़ जाता? अगर ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को गलत समझा हो और एक दोषी को बरी कर दिया हो, तो क्या हाईकोर्ट को उसे ठीक करने का पूरा हक नहीं होना चाहिए? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक हाईकोर्ट का काम गलतियों को सुधारना है, लेकिन कानून ये भी मानता है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को एक सक्षम अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है तो उस फैसले को बहुत पवित्र माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि एक अपीलीय अदालत को निचली अदालत के बरी करने के फैसले को महज इसलिए नहीं पलटना चाहिए क्योंकि उसका नजरिया अलग है। मतलब अगर सबूतों को देखकर 2 अलग-अलग निष्कर्ष संभव हैं, एक बरी करने का और दूसरा दोषी ठहराने का, तो क्या होगा? ठीक यही बिंदु है। अगर ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया नजरिया सबूतों के आधार पर एक तर्कसंगत और संभावित नजरिया प्लॉजिबल व्यू है, तो हाई कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, भले हाई कोर्ट को लगता हो कि दूसरा नजरिया भी संभव था। बिल्कुल।
अपीली अदालत द्वारा हस्तक्षेप तभी किया जा सकता है जब निचली अदालत का फैसला बिल्कुल ही अनुचित, विकृत यानी परवर्स या कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ हो। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट का बरी करने का फैसला एक संभावित नजरिया था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों का जो मूल्यांकन किया वो तर्कसंगत था। उन्होंने कन्फेशन की कमजोरियों और परिस्थितिजन्य साक्ष्य में मौजूद खामियों को सही पहचाना था, इसलिए उनका बरी करने का फैसला विकृत नहीं था। हाईकोर्ट ने उन सबूतों को एक अलग नजरिए से देखकर और अपना नजरिया थोपकर गलती की। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अंतिम फैसला क्या था? सभी सबूतों और कानूनी सिद्धांतों का विश्लेषण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा। उन्होंने हाई कोर्ट के दोष सिद्धि के फैसले को कानूनन अस्थिर पाया और उसे रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को बहाल कर दिया। अच्छा? और अपने फैसले में उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण बात कही, जिसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा। अभियुक्तों द्वारा दिए गए कथित इकबालिया बयान का सजा दिलाने में कोई उपयोग नहीं है, खासकर जब दिए गए बयानों की पुष्टि के लिए अन्य वैध सबूत उपलब्ध नहीं थे। ये एक लाइन तो पूरे मामले का निचोड़ है। ये साफ कर देती है कि आप एक कमजोर केस को सिर्फ एक कन्फेशन से नहीं बचा सकते। बिल्कुल, ये एक लाइन आपराधिक न्याय प्रणाली में इकबालिया बयान की सीमाओं और पुष्टि के महत्व को रेखांकित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपने केस में मौजूद कमियों को भरने के लिए एक संदिग्ध इकबालिया बयान का सहारा नहीं ले सकता। तो चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। हमने देखा कि एक इकबालिया बयान एक बहुत शक्तिशाली सबूत हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में अंतिम सत्य नहीं है। इसे दोहरी कसौटी पर खरा उतरना होता है। पहला, ये स्वैच्छिक और सच्चा होना चाहिए। और दूसरा, और ज्यादा जरूरी, इसकी पुष्टि दूसरे स्वतंत्र सबूतों से होनी चाहिए। सिर्फ किसी के कह देने से उसे दोषी नहीं माना जा सकता। और हमने ये भी समझा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला अटूट होनी चाहिए, जिसका हर मोती मजबूती से पिरोया गया हो और जो सिर्फ एक ही दिशा में इशारा करे। बिल्कुल। और अंत में बरी करने के आदेश को बहाल करने वाला ये अंतिम निर्णय आपराधिक न्याय के एक बुनियादी सिद्धांत को मजबूत करता है कि अपराध को संदेश से परे साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा और हमेशा अभियोजन पक्ष की होती है। अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी नहीं। ये हमारी कानूनी व्यवस्था में मौजूद उन सुरक्षा उपायों की एक जबरदस्त याद दिलाता है जो ये सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि किसी निर्दोष को सजा न मिले। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार। ये मामला एक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए एक औपचारिक बयान के बारे में था। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया के बारे में सोचें। किसी टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए कबूलनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प और उभरता हुआ कानूनी सवाल है। एक अदालत डिजिटल युग में इसकी स्वैच्छिकता का परीक्षण कैसे करेगी, जहां दबाव के तरीके बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं। और क्या स्क्रीनशॉट से छेड़खानी नहीं हो सकती? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए पुष्टि या कॉरबोरेशन कैसे तलाशेगी? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हमारी न्याय प्रणाली को आने वाले समय में और ज्यादा करना पड़ेगा।